मोमेंटम को चेंज करें विथ रिस्पेक्टिव टाइम, अगर टाइम के हिसाब से हमने अगर मोमेंटम को चेंज किया तो हमें एक क्या लगता है, फोर्स लगता है। तो उस वक्त हमें एक्सपीरियंस होता है एक फोर्स का। तो फोर्स जो भी होता है वो एक्चुअल में बेसिकली क्या है, मोमेंटम में जो चेंज हुआ है टाइम के हिसाब से, उसको हम पर्टिकुलरली क्या बोलेंगे, फोर्स बोलेंगे। फोर्स उसकी वजह से एग्जर्ट होता है। तो कोई भी बॉडी अगर किसी मोमेंटम में है, मोमेंटम का मतलब क्या होता है, वो एक वेलोसिटी से चल रही है कोई तो भी मास, अगर वो मास और वेलोसिटी में कहीं पे तो भी चेंज आ जाता है, नहीं कहीं पे तो भी चेंज आ जाता है, तो चेंज आने की वजह से क्या होता है, एक झटका सा लगता है। मतलब ये एक्सपीरियंस तुम कब करोगे, जैसे अगर आपकी बाइक चल रही थी एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से, जैसे ये कंटेनर चल रहा है, अगर ये वेलोसिटी मैं अचानक से कम कर दूं, मतलब ब्रेक अप्लाई कर दूं, तो उससे क्या हो जाएगा, वेलोसिटी कम हो जाएगी, मास तो उतना का उतना ही है। तो शुरुआत में देखो इनिशियल और फाइनल ऐसे दो स्टेजेस है। तो इनिशियल में क्या होता है कि उसका मास m था और उसकी वेलोसिटी v1 थी, ठीक है। अब हमने क्या कर दिया, ब्रेक अप्लाई कर दिए, अप्लाई करने से क्या हो गया, उसकी वेलोसिटी v1 की v2 हो गई, मास उतना ही था। अब हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि v1 वेलोसिटी ग्रेटर थी v2 से, ठीक है। तो पहले वेलोसिटी ज्यादा थी, बाद में कम हो गई। और ये चीज एक पर्टिकुलर टाइम में हुई होगी, मतलब ये अचानक से वेलोसिटी कम हो जाती है तो कुछ ना कुछ तो टाइम रहता है वहां पे, तो टाइम लास्ट रहता है कुछ तो ये वेलोसिटी में जो चेंज होता है, वेलोसिटी में चेंज हुआ ना, वेलोसिटी में चेंज हुआ, इसकी वजह से एक्चुअल में उसके मोमेंटम में चेंज हुआ होता है। क्योंकि आप क्या बोलते हो, वेलोसिटी में चेंज हुआ तो झटका बैठेगा, वैसी बात नहीं है। वेलोसिटी और मास का प्रोडक्ट होके उसका एक्चुअल मोमेंटम मिला होता है, तो ये P2 रहता है। और शुरुआत का जो मोमेंटम रहता है उसको P1 रहता है। तो इन दोनों में जो गैप आता है, ठीक है, ये डिफरेंस आपको यहाँ पे झटका फील करवाएगा। जैसे किसी ने अचानक से ब्रेक डाल दिया तो आपको एक झटका सा लगेगा, अचानक से स्पीड बढ़ा दी तो झटका सा लगेगा। तो वो जो फोर्स लग रहा है एक्स्ट्रा का एडिशनल, वो फोर्स लग रहा है ये मोमेंटम में चेंज होने की वजह से। फोर्स क्यों लग रहा है, मोमेंटम में चेंज होने की वजह से। तो मोमेंटम चेंज होगा तो फोर्स लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। तो न्यूटन का सेकंड लॉ ये बोलता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्टिव टाइम इज कॉल्ड एज फोर्स। क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्टिव टाइम। तो मोमेंटम में जो बदल होगा डिवाइडेड बाय टाइम, अगर हम उसको लेंगे जो चेंज होगा मोमेंटम में उसको रिस्पेक्टिव टाइम लेंगे तो उसको हम फोर्स बोलेंगे, ठीक है। तो सेकंड लॉ क्लियर होना चाहिए, उसके बाद में एप्लीकेशन समझेंगे, नहीं तो नहीं समझेगा। चलो आगे। अब हम थोड़ा सा इस पे एक हमने केसेस लिए थे, देखो यहाँ पे तो एग्जांपल आ गए ऐसे ऐड आती रहती गेम जो ऐड। सो सी, यहाँ पे हम क्या देख रहे थे, अगर हम एक ऑब्जेक्ट को ऊपर नीचे थ्रो करें, ठीक है, या सिर्फ छोड़ रहे हैं उसको, तो इससे क्या हो जाता था, उसका शुरुआत में मास m था, उसकी वेलोसिटी जीरो थी, उसमें मोमेंटम भी जीरो था, क्योंकि वेलोसिटी जीरो होने की वजह से मोमेंटम भी जीरो हो गया। अगर हमने ऊपर से नीचे छोड़ दिया तो उससे क्या हो जाएगा, ग्रेविटी उस पर एक्ट करेगी। बॉल को कौन नीचे ला रहा है, ग्रेविटी ला रहा है। तो ग्रेविटी मतलब क्या, ग्रेविटेशन की वजह से वहां पे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। आप जी को ग्रेविटी नहीं बोल सकते, स्मॉल जी का मतलब अलग होता है। ये बॉल पे कौन एक्ट हो रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हो रहा है, और ये फोर्स उसके एक्सेलरेशन को बढ़ाएगा। किसको बढ़ाएगा, एक्सेलरेशन को। तो आप यहाँ पे जो जी की बात करते हो, ये जी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। ग्रेविटी एक फोर्स है, वो फोर्स की वजह से लगा हुआ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का मतलब कोई भी चीज जब ऊपर से नीचे आती है तो उसकी वेलोसिटी अपने आप बढ़ने लगती है। मतलब शुरुआत में यहाँ पे वेलोसिटी जीरो होगी, ठीक है, फिर वो वेलोसिटी बढ़ते 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 इतने हो जाएगी, 2gh, स्क्वायर रूट ऑफ 2gh। अब ये फार्मूला हमने वो से निकाला है, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, ठीक है, न्यूटन के तीन इक्वेशन, वहां से मैंने ये फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू निकाली। नहीं तो आप s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, नहीं तो v स्क्वायर माइनस यू इक्वल टू 2as, ये किसी से भी निकलता है वो फार्मूला। तो इसका हमें लेना नहीं है, हम इसको फिलहाल के लिए लर्न कर लेंगे, क्योंकि केसेस को लर्न करना सीखो थोड़ा सा, जो ज्यादा टाइम नहीं लेगी, फिर कंज्यूम नहीं करेगी टाइम। तो 2gh, स्क्वायर रूट ऑफ 2gh इतनी वेलोसिटी यहाँ पे फाइनल रहेगी उसकी, ठीक है, इतनी वेलोसिटी आएगी तुम्हारी। अब ये जो वेलोसिटी आ रही है हमारी, ये वेलोसिटी यहाँ से यहाँ तक आ रही है क्योंकि इस पे ग्रेविटी एक्ट हो रहा था। ग्रेविटी की वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन हो रहा है, मतलब वेलोसिटी बढ़ रही है। आगे अल्टीमेटली पूरी चीज तो समझो एक साथ, एक इकट्ठा। अगर फोर्स लगेगा तो एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन लगेगा तो मतलब क्या हो रहा है, वेलोसिटी बढ़ रही है विद रिस्पेक्टिव टाइम। विदाउट इसमें, हाँ। अब देखो कितना उसने डिस्प्लेसमेंट परफॉर्म किया, h इतना डिस्प्लेसमेंट में परफॉर्म कर रहा है,
मतलब एच इतने हाइट जा रहा है, इतना डिस्प्लेसमेंट हो गया तुम्हारा। तो अब तुम्हें क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि यहाँ पे अगर ये कैच पकड़ेगा तो इसको कुछ ना कुछ फोर्स एक्सपीरियंस होगा एक्स्ट्रा। कौन सा फोर्स रहेगा? वो मोमेंटम। क्या एक्सपीरियंस करेगा? ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। और वो फोर्स किसकी वजह से एक्सपीरियंस करता है? वो ये मोशन की वजह से। किसकी वजह से? मोशन की वजह से एक एडिशनल चीज उसमें बिल्ड हो जाती है, उसको बोलते हैं मोमेंटम। समझ गए? अब ये जो मोमेंटम बिल्ड हो गया, क्योंकि यहाँ पे कितना वेलोसिटी, उसका वेलोसिटी है कुछ तो भी स्क्वायर रूट ऑफ 2gh, और उस बॉल का कुछ तो भी मास था ना? तो उसका मोमेंटम हो गया एक्चुअल में mv, मतलब हो गया मास इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2gh। इतना उसमें मोमेंटम है। अब अगर इतना मोमेंटम ये बॉल पे अभी फिलहाल लग रहा है यहाँ पे, अगर वो हैंड से उसको स्टॉप कर दे, डायरेक्ट स्टॉप कर देगा, यहाँ पे हैंड से क्या करेगा? उसको थमा देगा, मतलब पूरा का पूरा। तो कुछ तो उस, एज्यूम कर लो कि इसकी 20 वैल्यू थी, समझो, लेट्स एज्यूम। कितनी वैल्यू है इसकी? 20। अब ये 20 वैल्यू को डायरेक्ट को स्टॉप करके कितना बना देगा? 0। तो अब हो क्या रहा है? मोमेंटम अचानक से ड्रॉप हो गया, और जितना ज्यादा ड्रॉप होगा, मतलब 20 में से 0 माइनस हो गया तो 20 का डिफरेंस आएगा। एक सेकंड में 20 का डिफरेंस आ गया ना, तो मोमेंटम में चेंज हुआ विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब फोर्स डेवलप होगा। और जो फोर्स डेवलप होगा वो उसके हाथ पे लगेगा, तो हाथ सूज जाते हैं, मतलब लगता है कि फोर्स लगा है। ठीक है? तो फोर्स लगा है, ऐसा क्यों लगता है हमें? क्योंकि वहां पे एक्चुअल में ये प्रोसेस हुआ है। जो मोमेंटम उसने गेन किया था, वो सारा का सारा मोमेंटम उसने कैच पकड़ के उसको 0 में ला दिया। उसकी वजह से मोमेंटम में चेंज होने की वजह से वो उसको डैमेज कर देगा। वो फोर्स जो लगा, वो फोर्स न्यूटन के सेकंड लॉ से लगा है। ठीक है? ओके ना? हाँ। तो कोई भी चीज को डैमेज अगर करना हो, तो बेसिकली आपको मोमेंटम को करना पड़ेगा। जिसका मोमेंटम हाई रहेगा और अचानक से 0 हो जाएगा या स्टॉप हो जाएगा, वहां पे सबसे ज्यादा फोर्स एक्सर्ट होगा। ऑनलाइन कोई प्रॉब्लम है क्या इस एग्जांपल में? नो सर। नो सर। घेतलंय थोडं बाकी, एक केस घेतली होती, पुढच्या केसेस बाकी. ठीक है? नेक्स्ट केस देखो। अभी यहाँ पे मैंने बता दिया इतना इतना फोर्स लगेगा, ऐसा वैसा। अभी ये पकड़ेगा तो दूसरी वाली केस देखो। अब देखो ये सेकंड केस है। सेकंड केस में क्या हो रहा है? आपने क्या किया? आप अगर पहली केस में देखोगे तो वहां पे तुम यहाँ पे देख सकते हो, वहां पे थोड़ा सा क्लियर दिख रहा है, देखो हिडन, मतलब यहाँ पे कितना था? एम था। मास कितना था? ये शुरुआत की केस में मास एम था। अब हमने मास को क्या कर दिया? डबल कर दिया। कितना कर दिया? डबल। तो मास हमारा 2m हो गया। शुरुआत में वेलोसिटी हमारी v थी। फिर हमारा मोमेंटम शुरुआत का भी, ये इनिशियल मोमेंटम था, ये भी क्या था? 0 था। क्योंकि वेलोसिटी 0 होने की वजह से सब कुछ 0 हो गया, मास इंटू वेलोसिटी। अब अगर हमने यहाँ से बॉल को ड्रॉप किया, हाइट हमारी ये चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये वहीं पे खड़ा है, बॉल सीधा ही आ रहा है नीचे। लेकिन अभी क्या हो जाएगा? आपकी वेलोसिटी यहाँ पे ये क्या कर रहा है? रेस्ट में ला रहा है उसको। किस है? रेस्ट में। तो अभी इसको 0 बना देगा। अब इसकी वजह से उसका मोमेंटम भी क्या हो गया? 0 हो गया। मतलब शुरुआत में भी मोमेंटम 0 ही था, लास्ट में भी इसने 0 ही बना दिया उसको। लेकिन हमें लास्ट वाली केस ना देखते हुए इससे पहले वाली केस ढूंढनी होती है, मतलब 0 में आने से पहले। क्योंकि तुम 0 में ला रहे हो उसको जबरन। अगर तुम जबरन लाओगे तो वो तुम्हारे इस पे वो फोर्स एग्जर्ट कर देगा, पूरा का पूरा। एग्जर्ट करने के बाद 0 बन जाएगा। क्योंकि मोमेंटम क्या करता है? खुद को 0 बनाने के लिए एक फोर्स एग्जर्ट करता है, वो एग्जर्ट तुम्हारे हाथ पे कर देगा और 0 बन जाएगा। लेकिन उससे पहले कुछ ना कुछ तो तुम्हारा मोमेंटम होगा। तो मोमेंटम में कितना चेंज हुआ, ये कैसे पता चलेगा? तो तुम्हारा मास जो था वो 2m था, और यहाँ पे आने के बाद तुम्हारी वेलोसिटी कितनी हो गई, समझो, v1। कितनी वेलोसिटी हो गई? v1। तो अब ये तुम्हारा मोमेंटम हो गया फाइनल वाला। ठीक है? आया ना? अब अगर मैंने तुम्हें ये क्वेश्चन पूछा कि कितना फोर्स यहाँ पे एग्जर्ट करेगा ये, हाथ पे कितना फोर्स लगेगा ऊपर से नीचे गिरते टाइम बॉल, तो ये तुम कैसे बताओगे? तो फाइनल मोमेंटम में से इनिशियल मोमेंटम को माइनस करो और डिवाइडेड बाय टाइम ले लो। समझ गए?
ये तुम्हें फॉर्मूला मिल जाएगा किसका, कितना फोर्स तुम्हारे हाथ पे लग रहा है। तो फाइनल मोमेंटम क्या था तुम्हारा, 2m v1 माइनस इनिशियल मोमेंटम तो जीरो ही था, मतलब 2m इंटू जीरो, 2m इंटू वेलोसिटी उसकी जीरो ही थी, और डिवाइडेड बाय टाइम जो भी लगा होगा। तो बेसिकली आपका ये पूरा जीरो हो जाता है, तो 2m v1/t, ये तुम्हारा अभी तुम्हारे हाथ पे लगा हुआ फोर्स है। ठीक है, तो फोर्स को ऐसे निकाला जाता है न्यूटन के लॉ से। क्या करना, चेंज इन मोमेंटम लेके डिवाइड बाय टाइम करके खत्म कर देना। ठीक है, तो यहाँ पे आपने एक चीज क्या सीखी, कि मोमेंटम बढ़ जाएगा, क्यों, क्योंकि मास भी बढ़ गए, यहाँ पे फोर्स ज्यादा हो गया। देखो पिछले टाइम क्या फोर्स था, F1 फोर्स दिखाया था उसने, कितना फोर्स था, F1। अब उसने फोर्स कितना दिखाया, 2F1। ये 2 क्यों आ गया इसमें, फोर्स बढ़ने का सबसे बड़ा रीजन है कि मोमेंटम बढ़ गया। मोमेंटम क्यों बढ़ गया, क्योंकि मास बढ़ गया। ये सब एक दूसरे पे लिंक है। देखो ये ऐसे है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम एंड मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। मास इंक्रीज होने की वजह से मोमेंटम इंक्रीज हो गया, मोमेंटम इंक्रीज होने की वजह से फोर्स इंक्रीज हो गया। ठीक है, ज्यादा हो रहा है क्या, हाँ ठीक है, थोड़ा ध्यान दो, समझ आ जाएगा। प्रैक्टिकल में केसेस ऐसे आएंगे तो भाई, ये ऐसे न्यूमेरिकल बनते डायरेक्टली, न्यूमेरिकल ही है एक टाइप का। अब देखो सिनारियो 1 और सिनारियो 2 में तुम यहाँ पे मतलब क्लासिफिकेशन रखते हो उसका, मतलब आइडेंटिफिकेशन क्या दिख रहा है तुम्हें यहाँ पे। पहले सिनारियो जो 1 था उसमें क्या था, मास तुम्हारा m था, वेलोसिटी तुम्हारी 2gh थी स्क्वायर रूट में, तो तुम्हारा टोटल मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी हो गया था, तो उस वक्त तुम्हें फोर्स F1 मिला था। अगर तुम्हारा मास 2m हो गया, वेलोसिटी उतनी ही रखी, तब भी तुम्हारा फोर्स डबल हो गया। डबल इसलिए हो गया कि तुम्हारा मास डबल हो गया। ये पहला सिनारियो। अब दूसरे सिनारियो में क्या करेगा, वो मास को वैसे ही रखेगा, वेलोसिटी को चेंज करेगा। तो इससे वो ये पता करवाना चाह रहा है आपको कि आपको मोमेंटम जो है वो मास और वेलोसिटी दोनों पे डिपेंड होता है। और कैसे डिपेंड है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कैसे डिपेंड है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैसे बन जाता है, वो क्या करता है, केस 1 और केस 2 देता है, सिनारियो 1 सिनारियो 2। क्या बोलेगा वो, हमने कुछ नहीं चेंज किया। वो बोलेगा कि पहले का जो वेलोसिटी थी उसकी हाइट उतनी है, मतलब हाइट देगा, वेलोसिटी देगा नहीं, क्योंकि वेलोसिटी में मास का कोई रोल नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखो जो भी ऑब्जेक्ट नीचे गिरता है उसकी वेलोसिटी में उसके ऑब्जेक्ट के वेट का कोई लेना देना नहीं होता। ऑब्जेक्ट कितना भी वेटेड हो और कितना भी हल्का हो, वो एक ही स्पीड से नीचे गिरता है। ये आपको पता होगा ना, वो गैलीलियो का गैलीलियो का एक्सपेरिमेंट है ये। वो गैलीलियो का पता होगा तुम्हें, तुम उसके थोड़ा हिस्ट्री पढ़ोगे तो पता चलेगा। वो एक टावर है इटली में, ऐसा टेरा टावर है वैसा। वो मतलब मार्बल है, मतलब अजूबा है वो भी, लेकिन उसे टेरा टावर है, गिरा नहीं अब तक। तो वो गैलीलियो यहाँ पे जाता है ऐसे प्रूव करने के लिए उसको। वो क्या करता है, एक हेवी ऑब्जेक्ट और एक हल्का ऑब्जेक्ट, ऐसे दोनों ऑब्जेक्ट को वहां से फेंकता है नीचे। मतलब अब नीचे जो, जब वो उसने ढकेला उसको, तो उसने उस वक्त क्या किया, जो हेवी ऑब्जेक्ट था ना उसके नीचे एक पेपर की शीट लगा दी ऐसे। मतलब उसको ये प्रूव करना था कि एक्चुअल में ग्रेविटी की वजह से कम ज्यादा नहीं होता है, ये एयर के रेजिस्टेंस की वजह से कम ज्यादा होता है। मतलब आपको लगेगा ना कि आप, सीधी सी बात है, अगर मैं एक पेज को ऊपर से नीचे फेंकूं तो वो ऐसे डुलते 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 आएगा, मतलब ऐसे हिलते हिलते आएगा। और अगर मैं बहुत हेवी ऑब्जेक्ट को नीचे फेंक दूं ऊपर से, तो वो जल्दी गिर जाएगा नीचे। तो तुम तो बोलोगे सर आप तो गलत बोल रहे हो, आप तो बोल रहे हो कि वेट पे तो डिफरेंस नहीं आता, लेकिन एक ऑब्जेक्ट जल्दी गिर रहा है, एक ऑब्जेक्ट धीरे से गिर रहा है, गिर रहा है कि नहीं गिर रहा है। तो फिर दूसरे ऑब्जेक्ट में ऐसी क्या चीज है कि वो धीरे धीरे गिर रहा है, और मैंने क्या बोला अभी, मास पे डिपेंड है ही नहीं, वेलोसिटी। तो दोनों की वेलोसिटी कैसी होनी चाहिए, सेम। अगर वेलोसिटी सेम होगी तो एक्सेलरेशन भी कैसे होगा, सेम। अगर एक्सेलरेशन सेम होगा तो नीचे सेम ही गिरने चाहिए ना, एक ही टाइम में नीचे गिरेंगे, ऐसा होना चाहिए कि नहीं। लेकिन ऐसा प्रैक्टिकल में तो तुम बोलोगे नहीं हो रहा है सर। अब वो क्यों नहीं हो रहा है, उसके पीछे का रीजन समझ लो। वो इसलिए नहीं होता है कि जब भी कोई हेवी ऑब्जेक्ट और कोई ऐसे फेदर, फेदर ले लो, जैसे एक पीस होता है, जैसे पंख 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 वगैरह, कोई तो फेदर ले लो, फेदर बहुत अच्छा है। तो फेदर जो रहता है ऐसे, वो जब नीचे गिरता है ना, तो उस वक्त क्या होता है, वो एयर के कांटेक्ट में आता है। अब इसका वेट कम होने की वजह से क्या होता है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बहुत ज्यादा होता है, मतलब ऐसे बहुत ज्यादा एरिया रहता है उसका। और पंछियों को फेदर उसी वजह से रहते हैं कि वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को बढ़ा सके, फ्रिक्शन ज्यादा क्रिएट कर सके, इसलिए उनका स्ट्रक्चर उस तरह से रहता है। बहुत अलग 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 से सबसे ज्यादा एरिया बढ़ाता है वो। तो एरिया ये ऐसे ऐसे होने के रीजन उसका रहता है कि उसको एरिया
इंक्रीज करना रहता है, उससे उसका फ्रिक्शन बढ़ता है एयर के साथ। तो वो क्या करता है, जब नीचे गिरता है ना, तो ऐसे ऐसे होके गिरता है। ऐसे ऐसे होके क्यों गिर रहा है वो? क्योंकि वो क्या कर रहा है, एयर के साथ फ्रिक्शन बढ़ा रहा है। ठीक है, तो उसको नीचे गिरने में कौन नहीं गिरने दे रहा है, उसको एयर का फ्रिक्शन नहीं गिरने दे रहा है। एक्चुअल में ग्रेविटी दोनों पे सेम ही लगती है। अगर तुम फेदर को ग्रेविटी मतलब स्पेस में लेके जाओ और वहां से अगर उसको फेंको तो वो सीधा का सीधा गिर जाए, क्योंकि स्पेस में कोई एयर नहीं है, तो फ्रिक्शन नहीं है, तो कोई सवाल नहीं उठता। तो हमें ये एक्सपेरिमेंट, मतलब नासा ने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया है, मैं एक वीडियो भेज दूंगा तुम्हें। वहां पे उसने क्या किया, एक फेदर को नीचे डाला है और एक बहुत बड़े मेटेलिक बॉल को नीचे डाला है। दोनों इकट्ठा एक ही टाइम पे नीचे गिरते हैं। अगर तुम यहाँ से एयर को हटा दो, तो इससे मैथ्स क्या, इससे फिजिक्स क्या बोलता है फिर, कि फिर वेलोसिटी मास पे डिपेंड है ही नहीं। तुम एयर को छोड़ दो। देखो क्या होता है, आपको फिजिक्स के रूल यूनिवर्सली लर्न करने पड़ते हैं, मतलब यूनिवर्स में जो रूल है, अगर हम एयर को हटा देंगे तो वेलोसिटी मास पे डिपेंड रहेगा क्या? तो जो हो रहा है वो फ्रिक्शन टॉपिक है। फ्रिक्शन अलग चीज है, वेलोसिटी अलग चीज है। तो वेलोसिटी मास पे डिपेंड नहीं होता है। कितना भी ऑब्जेक्ट हेवी रहने दो या हल्का रहने दो, दोनों एक ही टाइम नीचे आएंगे, दोनों की वेलोसिटी एक ही रहेगी, एक्सेलरेशन भी एक ही रहेगा। तो इस चीज से फिर क्या होता है, ये क्या करता है, आपको ऐसी कंडीशन देता है, केस नंबर 1 और केस नंबर 2। केस नंबर 1 में बोलेगा कि आपका मास m था, केस नंबर 2 में बोलेगा आपका मास 2m था। आप h हाइट से फेंक रहे हो, इसको भी h हाइट से ही फेंक रहे हो, तो फिर आपका फोर्स पहले F1 था, तो दूसरी टाइम फोर्स कितना हो जाएगा? कुछ नहीं दिया है, बस कंडीशन दी है। क्या कंडीशन दिया? पहले m मास था, दूसरे टाइम m हो गया मास। हाइट दोनों की सेम ही है। अगर हम ऊपर से नीचे ड्रॉप करेंगे वही मास, यम मास को और 2m मास को, तो फिर ये जो नीचे फोर्स उसके हैंड पे, वो फोर्स कितना होगा पहले के मास के कंपैरिजन में? पहले मास का फोर्स अगर F रहा, तो दूसरा फोर्स 2 टाइम्स ऑफ दी F होना चाहिए, ये समझना चाहिए। अब ये तुम्हें कैसे पता चलेगा, इसको कैलकुलेशन करने की जरूरत है क्या? कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं ना, बस प्रोपोर्शनलिटी समझ के क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। तो ये 4 मार्क का क्वेश्चन रहता है ऐसा। बस उनको क्या चाहिए, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए, कैलकुलेटेड नहीं चाहिए, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ये है कि मास मास और ये जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितने टाइम मास बढ़ जाएगा उतने टाइम अपने आप फोर्स बढ़ जाएगा। और यही से फिर आपका दूसरा रूल निकलता है, कौन सा? फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। याद है? ये जो फॉर्मूला है ना, ये यही से निकलता है, सेकंड लॉ से। हम यही स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं, मास अगर बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ जाएगा, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तो। समझ गए? आगे चलो। तो ऐसे सिनारियोस को तुम्हें याद रखना पड़ेगा। अगर मैं ये इधर के मास को 3 टाइम्स कर दूं, ये फोर्स भी 3 टाइम्स हो जाएगा। इधर के 6 टाइम्स कर दूं, ये 6 टाइम्स हो जाएगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चलते रहेगा। ओके, ऑनलाइन कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? नो सर। चलो, प्रैक्टिकल केसेस है, समझ लो इसको। अब देखो हमने क्या कर दिया, तुम एक चीज नोटिस करो, देखो ये हाइट बढ़ गई इसकी। लग रहा है क्या? पहले पहले मंजिल पे था ना, इधर देखो, यहाँ से यहीं पे था। हाँ देखो, ये पहले मंजिल पे था पहले, सी, यहाँ से यहाँ तक एक ही मंजिला था। अब ये कितने मंजिला हो गया? 2 मंजिला हो गया ना। तो क्या बढ़ा उसका? हाइट बढ़ गई। हाइट बढ़ने से क्या होगा? अभी तुमने वेलोसिटी का फॉर्मूला देखा, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ 2gh। हाइट बढ़ने से वेलोसिटी बढ़ जाएगी, मास उतना ही है, लेकिन वेलोसिटी बढ़ गई है। अभी वेलोसिटी 0 थी, इसकी जो नीचे की वेलोसिटी आएगी ना वो ज्यादा रहेगी, बहुत ज्यादा, 2gh। अब ये ट्वाइस ऑफ h हो गया, मतलब 2 मंजिला हो गया ना, तो उसकी वेलोसिटी बहुत बढ़ गई। अब यहाँ पे भी आपका फोर्स क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। फोर्स तो बढ़ने ही वाला है। फोर्स क्यों बढ़ रहा है? लेकिन यहाँ पे रीजन डिफरेंट है उसका बढ़ने का। पहले क्या हो रहा था, फोर्स बढ़ रहा था बिकॉज मास बढ़ रहा था। अब फोर्स बढ़ रहा है बिकॉज वेलोसिटी बढ़ रहा है। और वेलोसिटी क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि अगर आप उसको ज्यादा हाइट पे लेके जाओगे, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ जाएगा। हाइट मतलब डिस्प्लेसमेंट बढ़ जाता है। ये जैसे डिस्प्लेसमेंट बढ़ जाता है, जितना आप ऊपर जाओगे उतना उसको खींचते रहता है, तो उतना एक्सेलरेशन क्या होता है, बढ़ते रहता है, वेलोसिटी भी बढ़ते रहता है, क्योंकि वेलोसिटी का फॉर्मूला ही है स्क्वायर रूट ऑफ 2gh। h है उसमें, अगर h बढ़ेगा तो वेलोसिटी अपने आप बढ़ जाता है। अब चीज ये है कि भाई फोर्स में कितना डिफरेंस आएगा?
कितना डिफरेंस आएगा फोर्स में? देखो थोड़ा कैलकुलेट करके देखते हैं इसको, ठीक है। हम पहला सिनारियो को ले लेते हैं, मैं पहला सिनारियो यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। ये मास जो था वो m था, तब वेलोसिटी जो थी वो स्क्वायर रूट ऑफ 2gh थी। जब उसने मोमेंटम निकाला था फाइनल वाला, वो मास इंटू वेलोसिटी ऑफ 2gh आया था, मास इंटू वेलोसिटी ऑफ 2gh। तब उसका जो फोर्स लगा था उसको उसने F1 बोला था। पूरा क्लियर है ये सिनेरियो? इसमें कोई डाउट है? अब दूसरी चीज पे शिफ्ट हो जाता है। चलो दूसरी चीज क्या बोलती है कि मास तो m है। अब मास m था, वेलोसिटी फाइनल में कितनी हो गई? वेलोसिटी स्क्वायर रूट ऑफ 2g और 2h हो गई। अब वेलोसिटी बढ़ गई ना, हाइट की जगह पे हम क्या पुट करेंगे? 2h। इसकी अगर h हाइट थी तो इसकी 2h हाइट है, समझे क्या? हाइट डबल हो गई। तो हाइट डबल होने की वजह से क्या हो गया कि तुम्हारी जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी हो गई 4 टाइम्स ऑफ द जीएच, बराबर है। अब 4 टाइम्स ऑफ द जीएच का मतलब ये हो जाता है कि अगर तुम यहाँ पे 2 से इसको निकाल भी लेते हो बाहर, तो ये मतलब हो जाता है स्क्वायर रूट ऑफ 2gh, ठीक है। नहीं तो तुम क्या करो, इसको अलग से रूट 2 को बाहर निकाल लो, मतलब कंपेरिजन के लिए बहुत आसानी रहेगी। मैथ्स को थोड़ा समझो। देखो क्या है तुम्हारा इधर का जो फार्मूला है, इस तरफ देखो, इस तरफ जो फार्मूला है ना वो स्क्वायर रूट ऑफ 2gh ही है। अगर तुम्हें कंपेयर करना होगा तो यहाँ पे 2gh ही लाना पड़ेगा, उसके सिवा वो कंपेयर नहीं होगा। तो तुम क्या करो, तुम बस ये एक 2 को बाहर निकाल लो। कौन से 2 को? ये वाला जो एक्स्ट्रा का 2 आया है ना, इसको बाहर निकालो। तो रूट 2 में इसको बाहर लिख लो ऐसे, रूट 2 रूट में था ना वो। और मैं ये बाकी का वैसा 2gh। अब कोई डाउट? इससे क्या फायदा होगा, यहाँ पे जो टर्म है वो यहाँ पे क्रिएट हो रही है, देखो। मतलब पता चल जाएगा कि कंपैरिजन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर वेलोसिटी ये मिल गई। अब मुझे बताओ तुम्हारा मोमेंटम क्या मिलेगा तुम्हें? मास इंटू वेलोसिटी होना चाहिए। तो मास क्या था तुम्हारा m, और वेलोसिटी कितनी हो गई? रूट ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2gh। कोई डाउट इसमें? अब अगर तुम इसको फर्स्ट केस के साथ कंपेयर करोगे तो तुम्हें एक चीज पता चलेगी, देखो ये मास और ये वेलोसिटी, ये तो इसकी भी थी, मास इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2gh। तो मैं ये ब्लू सेक्शन की जगह पे, मैं ये रूट 2 वैसे का वैसे लिखा और ब्लू सेक्शन की जगह पे मोमेंटम डाल दूं। पहले वाली केस का, पहले वाली केस में इतना ही मोमेंटम था ना, यम रूट ऑफ 2gh। भाई यम रूट ऑफ 2gh की जगह पे p डाल देता हूँ, पहले वाला मोमेंटम। तो मोमेंटम पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या रहता है? फोर्स रहता है। रहता है कि नहीं रहता है? तो फिर दूसरी वाली केस में जो तुम्हें फोर्स मिलेगा वो पहले वाली केस के रूट ऑफ 2 टाइम्स मिलेगा, समझे? तो ये रहेगा कॉम्पिटिटिव में ऑप्शन, कि पहले फोर्स के रूट 2 टाइम्स दूसरा फोर्स मिलेगा। समझ गए? ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हाइट डबल हो गई। तो यहां से तुम्हें शॉर्टकट क्या पता चलेगा? तुम डायरेक्ट केस को याद रख लो। शॉर्टकट ये है कि अगर सिर्फ हाइट डबल हो रही है तो उसके रूट 2 टाइम्स फोर्स डबल होगा, समझे? अगर तुम्हारी हाइट 4 टाइम्स हो गई तो ये रूट ऑफ 4 आएगा, तो इसका आंसर आएगा डबल, तुम्हारा फोर्स हो जाएगा पहले के फोर्स से डबल। समझा? तो इतना कैलकुलेशन करने से अच्छा डायरेक्ट याद रखो। कैलकुलेशन आनी ही चाहिए, अगर केस चेंज हो गया तो कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, लेकिन अगर केस सेम आ रहा है, सिर्फ हाइट बदल रहा है, कुछ नहीं चेंज हुआ, सिर्फ चेंज किस में हुआ? हाइट में। तो हाइट का प्रोपोर्शन, हाइट का जो भी नंबर रहेगा उसको रूट लेके लगा दो, तो वो पहले के फोर्स के इतना हो जाता है। और मास के केस में क्या था? वो डायरेक्टली 2 टाइम्स हुआ तो 2 टाइम्स 4, 3 टाइम्स हुआ तो 3 टाइम्स। ऊपर से क्या क्या ऑनलाइन, ऑनलाइन कर लगा? नमस्ते। मयूरी, पुष्कर, श्रुती, येस हो सर। सर. पूर्वा, हितेश बोलत चला क्लासमध्ये. आर्या, काही डाऊट्स असतील तर विचारत चला. त्यात अगदीच डिटेल झालं तर सांगायचं मला, तर जास्त होतंय म्हणून मी थोडं कमी करेल. चला पुढे लक्ष द्या. मग यहाँ तक हमें क्या पता चला कि हमें मास और हाइट की वजह से फोर्स में क्या चेंज होंगे वो हमने डिस्कस किया, और ये बहुत फ्रिक्वेंटली होता है, मतलब ऐसी चीज। तो यहाँ पे है नीचे देखो, ये दिख रहा है रूट 2 टाइम्स ऑफ द फोर्स हो गया तुम्हारा, जो भी हो रहा है। ये थोड़ा गलत हो गया, इधर F1 बाहर होना चाहिए। देखो अब थर्ड सिनारियो, तीसरी केस, ये 2 केसेस हो गई।
अब थर्ड केस में क्या करेंगे? देखो, फर्स्ट केस, सेकंड केस, थर्ड केस, तीनों मतलब दोनों केसेस हो गए। यहाँ पे सेम हाइट रखी थी हमने, और यहाँ पे डिफरेंट हाइट रखी। अभी आगे का एग्जांपल है, देखो आगे क्या हो रहा है। जब ये कैच पकड़ता है ना, देखो ये एक एग्जांपल है। यहाँ पे क्रिकेट के एग्जांपल में या बेसबॉल के एग्जांपल में या कोई भी ऐसी चीज है जहाँ पे हम कैच को करते हैं, वहां पे ये प्रैक्टिकल में क्वेश्चन बन जाता है, और वो प्रैक्टिकल केस बना के घुमा फिरा के वहां पे डाल देगा। उस वक्त तुम्हें ये समझना चाहिए कि ये क्वेश्चन कौन सा है। अब कोई भी अगर कैच को पकड़ता है, जैसे इसको देखो, ये जब कैच को पकड़ता है तो हाथ से पीछे खींच लेता है। देखा गया? हाथ को क्या करता है वो पीछे, देखो हाँ, पीछे खींच लेता है हाथ। हाथ को देखो, उसके आने के बाद ऐसे नीचे खींच लेगा। ठीक है? तो नीचे खींचने का रीजन क्या है उसका? मोमेंटम रिड्यूस करना रीजन है उसके पीछे। क्या करना है उसको? मोमेंटम को रिड्यूस करना है। मतलब क्या हो रहा है, अब ये हाथ को वैसे के वैसे यहाँ पे रहने देगा, तो पूरा का पूरा फोर्स जो रहेगा, ये मोमेंटम जो रहेगा, उसका जो भी गेन हुआ है, वो सारा का सारा क्या बन जाएगा? यहाँ पे आके जीरो बन जाएगा। तो मोमेंटम में बहुत बड़ा चेंज आएगा। चेंज आएगा कि नहीं आएगा? मोमेंटम में चेंज कैसे रहेगा? बहुत ज्यादा रहेगा, और कम टाइम में रहेगा। बड़ी बात ये है, कम टाइम में बहुत ज्यादा चेंज आ जाएगा। तो उससे क्या हो जाएगा, जो भी फोर्स बिल्ड होगा यहाँ पे, वो सारा का सारा फोर्स उसके हैंड पे लग जाएगा, और टूट जाएगा, फ्रैक्चर हो जाएगा, कुछ तो भी हो जाएगा। ठीक है? मतलब बहुत जोर से बॉल आएगी। तो फिर अब ये क्या कर रहा है, ये उसको हाथ में से नीचे ला रहा है। नीचे लाने की वजह से क्या होगा? नीचे लाने की वजह से ये दिक्कत होगी कि वो क्या कर रहा है, यहाँ पे उसका मोमेंटम जो था, अभी फिलहाल यहाँ पे समझो, लेट्स अज्यूम ये 100 था, तो वो 100 लाके थोड़ी स्पीड उसको कम करेगा, यहाँ पे 90 करेगा, थोड़ी और कम करेगा, यहाँ पे 80 करेगा, थोड़ी और कम करेगा, यहाँ पे 60 करेगा, थोड़ी और कम करेगा, यहाँ पे 40 कर देगा, और फिर उसको स्टॉप करेगा। तो फिर मोमेंटम में कितना चेंज हुआ? 40 से लेके 0 तक। तो कितने का चेंज है? सिर्फ 40 का, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। और यहाँ पे चेंज हो रहा था 100 माइनस 0, तो डायरेक्ट 100 का चेंज। तो चेंज अगर 100 का होगा तो फोर्स भी ज्यादा लगेगा, और अगर चेंज 40 का होगा तो फोर्स भी कम लगेगा। तो इतना 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 मोमेंटम में अगर उतना थोड़ा झटका बैठता है तो वो अपना हाथ उसको मैनेज कर लेता है। मतलब इतना तो हमारी पास रिजिडिटी रहती है हमारी बॉडी में। लेकिन अगर बहुत ज्यादा मोमेंटम बिल्ड हो जाएगा और अचानक से कम हो जाएगा, तो फिर बहुत बड़ा झटका बैठेगा, और वो झटका फिर तुम्हारे हाथ को ब्रेक कर देता है। उसको पर्टिकुलरली बोला जाता है इम्पल्स। क्या बोलते हैं उसको? नाम सुनाए गए? इम्पल्स का मतलब होता है फोर्स इनटू टाइम। मुझे बताओ, अब ये फॉर्मूला कहां से निकला? देखो, फोर्स का फॉर्मूला मैंने अभी क्या बताया तुम्हें? चेंज इन मोमेंटम। क्या बोला? चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। यही फॉर्मूला है ना फोर्स का, सेकंड लॉ की वजह से। अब ये टाइम को अगर मैं इधर शिफ्ट कर दूं तो क्या मिलेगा? फोर्स इंटू टाइम। मिला नहीं मिला? मिला। फोर्स इंटू टाइम का क्या मिला? चेंज इन मोमेंटम। तो जब भी चेंज इन मोमेंटम होता है, मतलब बहुत मोमेंटम में डिफरेंस आ जाता है, उसको बोला जाता है इंपल्स। और इंपल्स का बेसिकली मतलब होता है झटका। इंपल्स बैठना मतलब झटका बैठना। तो बहुत ज्यादा शॉक बैठेगा तुम्हें, बहुत बड़ा। और वो शॉक जो बैठता है वो इसको बोलते हैं इंपल्स फिजिक्स में। और फिजिक्स का जो इंपल्स है ना, वो एक्चुअल में होता है चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम में चेंज होने की वजह से झटका बैठेगा, नहीं तो नहीं बैठेगा। तो ये झटका तुम्हारे बोन्स को ब्रेक कर सकता है, लिगामेंट्स को क्रैक कर सकता है, मसल्स को क्रैम्प कर सकता है, बहुत सी चीजें कर सकता है वो। तो इसलिए ये झटका अवॉइड करने के लिए हम क्या करेंगे? क्या करेंगे? उसकी स्पीड को हड़ो हड़ो, मतलब धीरे धीरे रिड्यूस करेंगे। धीरे धीरे उसकी रिड्यूस करने से क्या हो जाएगा? वेलोसिटी कम होती चलेगी, मोमेंटम में चेंज कम होगा, फोर्स भी कम लगेगा, तो इंपल्स भी कम लगेगा। समझ गए? अब इसमें बताओ मुझे क्या प्रॉब्लम है ऑनलाइन? ये चीजें समझी क्या? इंपल्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम क्या, क्यों हम उसको नीचे खींच रहे हैं वो हाथ को? हेलो? यस सर। हाँ, ठीक है। बारीक बारीक चीजें हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें, क्योंकि ये एक्चुअल में क्वेश्चन है ये तुम्हारा। ये यहाँ पे एनिमेशन जो दिखाता हूँ तुम्हें, एक्चुअल में क्वेश्चन ही रहता है। मैं सारे क्वेश्चन ले लेता हूँ, प्रैक्टिकल में एग्जाम्पल भी ले लेता हूँ, ये सारे तुम्हारे पेपर में आएंगे। तो इम्पल्स मतलब, अब से याद रखना, इम्पल्स का मतलब होता है एक शॉक, और शॉक का अल्टीमेटली फिजिक्स में मतलब है चेंज इन
मोमेंटम। समझ गए? तो किसी ने इम्पल्स पूछा मतलब चेंज इन मोमेंटम ही पूछा है उससे। तो कभी कभी क्या करता है क्वेश्चन में, चेंज इन मोमेंटम की जगह पे इम्पल्स पूछ लेता है। अब तुम्हें इम्पल्स पता ही नहीं है तो तुम क्या निकालोगे? तुम तो बोलोगे ये है ही नहीं फिजिक्स में। और फिजिक्स में तो चलो थोड़ा आगे चलते हैं। अभी चीज क्या है, अभी यहाँ पे देखो ये बहुत अच्छे से क्लियर करेगा इस चीज को। यहाँ पे अगर तुम नीचे का एक ट्रक देखोगे, ये नीचे ट्रक है, देखो दिख रहा है क्या? नीचे वाला ट्रक है ना, ये ट्रक का मास बहुत बड़ा रहता है। मास कैसे रहता है? बड़ा रहता है। और ये जो कार है इसका मास कैसे रहता है? छोटा रहता है। अब दोनों सब लोग इसको झटका लगा रहे हैं, धक्का लगा रहे हैं, सब फोर्स एक जैसा लगा रहे हैं, इसको भी फोर्स वही देंगे, इसको भी फोर्स चार ही लोग दे रहे हैं, उसको भी फोर्स चार ही लोग दे रहे हैं। कौन सबसे दूर जाएगा और जल्दी जल्दी जाएगा? कार जल्दी जल्दी जाएगी, ये ट्रक जल्दी जल्दी जाता नहीं है। तो अब इसके पीछे का लॉजिक और क्या हो रहा है यहाँ पे वो समझ लेते हैं, चलो। ठीक है, अभी थोड़ा एनिमेशन देखो फिर समझ जाएगा क्लियरली। देखो क्या करेंगे, एक झटका लगाएंगे इसको, वो हो गया ठीक। देखो क्या कर रहे हो, जल्दी जल्दी कम टाइम में ज्यादा डिस्प्लेसमेंट परफॉर्म कर रहे हैं। यहाँ पे टाइम देखो, ये टाइम दिखा रहा है, कम टाइम में डिस्प्लेसमेंट ज्यादा हो रहा है। ठीक है, तो मतलब वेलोसिटी बढ़ गया। क्या बढ़ गया? वेलोसिटी बढ़ गया। फोर्स तो आपने उतना ही लगाया। अब वो दिक्कत वाली चीज है यहाँ पे, देखो दिक्कत वाली चीज ये है कि आप फोर्स तो सेम ही लगा रहे हो दोनों चीजों को, लेकिन एक में वेलोसिटी बढ़ रहा है, एक में घट रहा है। तो दूसरी चीज मतलब यहां से हमें क्या पता चला, यहां से हमें एक चीज पता चलती है कि जो फोर्स है ना वो एक्चुअल में मास और बेसिकली एक्सेलेरेशन पे डिपेंड है। वेलोसिटी बदल चेंज होने का मतलब एक्सेलेरेशन, ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करने का काम करते हैं अगर फोर्स इक्वल है तो। मतलब अगर तुम्हें 10 न्यूटन का ही फोर्स चाहिए, लेट्स अज्यूम, तो एक तो तुम एक्सेलेरेशन को बढ़ाओगे तो मास अपने आप कम करना पड़ेगा तब जाके 10 न्यूटन का, नहीं तो नहीं मिलेगा। मतलब दोनों एक दूसरे को काउंटर करते रहते हैं। एक्सेलरेशन बढ़ेगा तो मास को घटाना पड़ेगा, मास बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन घट जाएगा। मतलब कार का यहाँ पे मास बहुत ज्यादा है, मास बहुत ज्यादा है, तो उसका एक्सेलरेशन बहुत कम हो जाएगा क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट बहुत कम होगा। देखो ये डिस्प्लेसमेंट देगा ही नहीं, ये डिस्प्लेसमेंट बहुत कम देगा, या यही तक ही देगा समझो। तो डिस्प्लेसमेंट कम होने की वजह से क्या हो गया, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम का मतलब होता है वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी कम हो रहा है चेंज, तो अल्टीमेटली एक्सेलरेशन कम हो रहा है। सेकंड वाली केस में एक्सेलरेशन कम हो जाएगा, पहली वाली केस में एक्सेलरेशन ज्यादा है। और एक्सेलरेशन कम या ज्यादा होने की वजह से वो क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि कार का मास और ट्रक के मास में फर्क है। तो मास और एक्सेलरेशन एक दूसरे को काउंटरली बैलेंस करते रहते हैं, एक बढ़ेगा तो एक अपने आप घट जाएगा। समझ गए? तो इसका रिलेशन यहाँ पे पता चल जाता है। फिर ये कभी कभी क्या करता है, एक्सेलरेशन और मास का रिलेशन पूछ लेता है। तो अगर ये बोलेगा कि मास अगर बढ़ जाएगा तो एक्सेलरेशन का क्या, तो एक्सेलरेशन अपने आप डिक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आता है, एक कार दिया जाता है, ये एक टेम्पो दिया जाता है, और बोला जाता है कि इसका मास जो था वो एम था, इसका मास जो हो गया वो 3 टाइम्स ऑफ एम हो गया। तो मुझे बताओ, अगर ये पहले वाली केस में अगर एक्सेलरेशन समझो ए था तो इसका एक्सेलरेशन कितना? समझे क्या? बहुत आसान क्वेश्चन रहते हैं, बस समझना है तुम्हें, कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, कोई कैलकुलेट मत करो, बस थोड़ा समझो फिजिक्स को। फिजिक्स क्या बोल रहा है कि अगर मास एम है तो एक्सेलरेशन ये है। अभी मैंने क्या बताया आपको, ये दोनों एक दूसरे की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एक बढ़ेगा तो एक घट जाता है। तो हम क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। एक बढ़ेगा एक घट जाएगा। ठीक है, तो मास है मतलब मास बढ़ रहा है तो एक्सेलरेशन घट जाएगा, और उतने ही प्रोपोर्शन से घट जाएगा जितने प्रोपोर्शन से बढ़ा था। तो अगर ये 3 गुना मास बढ़ गया तो उसका 3 गुना एक्सेलरेशन घट जाता है। तो नया वाला जो एक्सेलरेशन मिलेगा वो पहले वाले एक्सेलरेशन के 3 टाइम्स कम होगा, मतलब 3 से डिवाइड कर। तो लेट्स अज्यूम अगर ये एक्सेलरेशन 30 था तो ये 30/3 हो जाएगा, तो ये नया वाला एक्सेलरेशन 10 आ जाएगा। समझ गए? तो पूरा फिजिक्स कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, पूरा फोर्स निकालो, सब कुछ करो, सब कुछ मत निकालो, बस क्या करो, रिलेशन याद रखो, तो क्वेश्चन जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। अगर तुम पूरा निकालते बैठोगे तो टाइम लगेगा, और टाइम